देखिए इस क्वेश्चन का आंसर कि आखिर जो है NO2 ग्रुप अपना प्रभाव जो है वो सिर्फ ऑर्थो और पैरा जगह पर ही क्यों दिखाता है, मेटा जगह पर क्यों नहीं दिखाता है, इस बात का आंसर आपको इसमें मिलेगा। तो इसको देखकर आपको घबराना नहीं है, ठीक है ना, देखकर बस थोड़ा सा समझ लेना है, ठीक है। और सब्जेक्टिव में जो आपको आंसर लिखाया जाएगा वो आपको बस याद रखना है। तो देखिए ये सारा चीज़ जो हो रहा है ये अनुनाद प्रभाव का सारा खेला है। मैंने आपको कभी पढ़ाया था एक बार कि अनुनाद प्रभाव अगर नहीं आया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खास करके समझना थोड़ा सा दिक्कत होता है, ठीक है। वैसे रटने के लिए तो कोई भी चीज़ रट्टा मार के काम चल सकता है, इसीलिए आप भी रट्टा मार लीजिएगा, ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं बनाया हूँ इसलिए ताकि मैं आपको उस फील करा सकूं कि आखिर क्यों और नाइट्रो जो ग्रुप है वो सिर्फ ऑर्थो और पैरा स्थिति पर ही अपना प्रभाव दिखा पाता है, नाभिकरागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया को बढ़ावा दे पाता है, मेटा पर रहने पर ऐसा क्यों नहीं होता है। तो देखिए इसका आंसर क्या है। देखिए इस बेंजीन में मैंने जो है नाइट्रो ग्रुप कहाँ पर लगाया है, पैरा जगह पर लगाया है, ठीक है। एक बार पैरा जगह पर लगा कर देखेंगे, एक बार ऑर्थो जगह पर लगा कर देखेंगे और एक बार नाइट्रो जगह पर लगा कर देखेंगे कि तीनों में फ़र्क क्या होता है। तो देखिए जब हम लगाते हैं क्या चीज़, पैरा जगह पर NO2 समूह को लगाते हैं, ठीक है। ये माइनस चार्ज मतलब कोई न्यूक्लियोफाइल है जो अपना इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पर पहुँचा है, वो इस कार्बन पर अटैक करेगा, ठीक है। उसके बाद अनुनाद प्रभाव होता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है, वो सब आप साइड में रखिए। चलिए ये सारा चीज़ क्या हो रहा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, अनुनादी संरचनाएं बन रही है, कैसे बनता है वो सब अभी साइड में रखिए। चलिए ये हो गया। अब देखिए ये माइनस चार्ज यहाँ पर अटैक किया, इस बार यहाँ पर माइनस चार्ज आ गया, ठीक है। फिर ये माइनस चार्ज यहाँ पर अटैक करके माइनस चार्ज इस बार यहाँ पर आ गया, फिर ये माइनस चार्ज ऐसे करके यहाँ पर बॉन्ड बनाया, माइनस यहाँ पर आ गया और फिर इस बार माइनस जो है वो यहाँ पर बॉन्ड बना लिया और ये जो बॉन्ड है जो बना था वो फिर से टूटकर यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, माइनस लेकर निकल जाएगा। आपको ध्यान कहाँ देना है, आपको ध्यान उस जगह पर देना है जहाँ पर माइनस चार्ज भी है, जिस कार्बन पर माइनस चार्ज भी है और उसी कार्बन से NO2 समूह भी लगा हुआ है। मतलब जिस कार्बन पे माइनस चार्ज आ रहा है मतलब कि कार्बन आयन बन रहा है। क्या बन रहा है, कार्बन आयन। कार्बोकैटायन बताए थे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और कार्बन आयन क्या होता है, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज। तो आप उस कार्बन पर अपना नज़र, बाज का नज़र जो है जैसे होता है ना, वैसा ही बाज का नज़र आप उस कार्बन पर डालिए जिस पर माइनस चार्ज है और उसी से क्या लगा हुआ है, NO2 लगा हुआ है, ठीक है। तो देखिए क्या आपको यहाँ पर कहीं दिख रहा है ऐसा, तो हाँ दिख रहा है। यहाँ पर देखिए इस कार्बन पर माइनस चार्ज भी आ रहा है और इसी कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, NO2 समूह भी जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, NO2 समूह भी जुड़ा हुआ है और कोई भी स्थिति ऐसा आपको नज़र नहीं आएगा। तो देखिए जिस कार्बन पर माइनस आ रहा है उसी पर NO2 लगा हुआ है, इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे क्या फ़ायदा होता है कि ये जो NO2 समूह है ये कार्बन पर माइनस चार्ज आ रहा है, मतलब कार्बन के माइनस चार्ज को ये NO2 समूह क्या करेगा, अपनी ओर खींच लेगा। कार्बन पर जो माइनस चार्ज आ रहा है उस इलेक्ट्रॉन को ये जो नाइट्रो ग्रुप है वो अपनी ओर खींचकर इस कार्बन को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा, यानी कि इसको स्थिरता प्रदान करेगा, स्टेबिलिटी प्रदान करेगा। जब जिस कार्बन से माइनस चार्ज जुड़ा हुआ है उसी कार्बन से NO2 जुड़ा हुआ हो तब। अब बोलेंगे कि ऐसा क्यों होता है, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको NO2 समूह का पूरा जो है स्ट्रक्चर बनाकर दिखाता हूँ, ठीक है। O पे माइनस, नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज होता है। तो देखिए जैसे ही यहाँ पर माइनस चार्ज आया तो ये जो है रेजोनेंस में पकड़ा गया, अनुनाद, यहाँ पर भी अनुनाद प्रभाव हो जाएगा, ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से कार्बन है डबल बॉन्ड हो जाएगा, नाइट्रोजन है, उसके बाद यहाँ पर जो है आपका ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और इस ऑक्सीजन पर तो माइनस चार्ज है ही। तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, अनुनाद प्रभाव के कारण ये नाइट्रो समूह भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है, दूर लेके भाग जाता है। तो इस कार्बन से माइनस चार्ज को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, यानी इस कार्बन को स्टेबलाइज कर रहा है, इस कार्बन आयन को स्थिर कर रहा है, ठीक है। तो बताए थे आपको कि कार्बन पर यदि पॉजिटिव चार्ज है तो उसको इलेक्ट्रॉन देने से वो स्थिर होता है और कार्बन पर यदि निगेटिव चार्ज है तो उससे इलेक्ट्रॉन खींचने पर वो स्थिर होता है, स्टेबल होता है। तो देखिए कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है तो ये NO2 समूह क्या कर रहा है, इससे इलेक्ट्रॉन खींचने का काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच लिया कार्बन से, तो इसको क्या कर रहा है, स्टेबल कर रहा है, स्थिरता प्रदान कर रहा है। समझ में आ गया आपको, तो इस पर ध्यान देना है। आंसर होगा कि कार्बन पर जो माइनस चार्ज मौजूद है, नाइट्रो समूह क्या करता है, उस कार्बन आयन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचकर इस कार्बन आयन को स्थिरता प्रदान करता है, ठीक है। चलिए जब हम कहाँ पर लगाए थे, पैरा जगह पर। अब देखिए ऑर्थो जगह पर लगाकर देखिए कि क्या ऐसा स्थिति आता है, तो जी हाँ ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं
इस कार्बन पर माइनस चार्ज है और इसी कार्बन से NO2 समूह लगा हुआ है, तो फिर से ये क्या होगा, यहाँ पर तीर मारेगा और यहाँ पर तीर मारेगा, इधर तीर मारेगा, मतलब ये जो कार्बन पर माइनस चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन खींचा चला जाएगा किधर, NO2 की तरफ। तो ये भी कार्बन आयन क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा कार्बन आयन, यहाँ पर ये स्टेबल हो जाएगा कार्बन आयन। यहाँ की बात करें NO2 समूह को जब हम कहाँ पर लगा देते हैं, जब हम मेटा जगह पर लगा देते हैं, तो देखिए क्या कहीं पर ऐसा स्थिति आ रहा है जहाँ पर कार्बन पर माइनस चार्ज है और उसी से NO2 लगा हुआ है कहीं पर? देखिए, आप खुद देख लीजिए, यहाँ पर माइनस चार्ज है, NO2 समूह इस कार्बन पर लगा हुआ है, यहाँ पर माइनस चार्ज है, NO2 समूह इस ग्रुप पर लगा हुआ है, यहाँ पर माइनस चार्ज आ गया, NO2 यहाँ पर है, ठीक है, गायब। समझ में आया? क्या समझ में आया कि जब हम मेटा जगह पर NO2 समूह को लगाते हैं तो कोई भी ऐसी स्थिति नहीं बनती है जहाँ डायरेक्ट कार्बन आयन से क्या जुड़ा हुआ हो, NO2 जुड़ा हुआ हो। तो इस स्थिति में कार्बन आयन को स्टेबल करने के लिए, स्थिरता प्रदान करने के लिए यहाँ पर संभावना नहीं है, क्योंकि उस कार्बन से NO2 नहीं लगा हुआ है जिस कार्बन पर माइनस चार्ज आ रहा है, ताकि उस माइनस चार्ज का इलेक्ट्रॉन खींच के, कार्बन आयन का इलेक्ट्रॉन खींच के उसको स्टेबल किया जा सके। और सारा काम तो स्टेबिलिटी के कारण ही होता है बाबू, सारा काम स्थिरता के कारण ही होता है। समझ में आ गया? तो आपके पास दिमाग होगा, ब्रेन होगा, कैपेसिटी होगा इसको एब्जॉर्ब करने का, तो आप जरूर कर पाएंगे। आपको बस ध्यान रखना है कि क्या जिस कार्बन पे माइनस आ रहा है उसी कार्बन से NO2 जुड़ा हुआ है। तो जी हाँ, पैरा में ऐसा होता है, ऑर्थो पर भी ऐसा हो रहा है, लेकिन मेटा पर ऐसा नहीं हो रहा है। इस कारण से क्या होता है कि कार्बन आयन स्टेबल नहीं हो पाता है, कार्बन आयन स्टेबल नहीं हो पाता है मेटा की स्थिति में। और यही कारण है कि स्टेबल नहीं होने के कारण इस नाइट्रो समूह को जब हम मेटा पर लगाते हैं तो इस रिएक्शन में जो पहले बताया था, इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा तो हमको कॉल कीजिएगा आप। समझ रहे हैं ना, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आपको समझना पड़ेगा कि कार्बन आयन जो बन रहा है वो पैरा और मेटा की स्थिति में स्टेबल हो जा रहा है कार्बन आयन, लेकिन मेटा की स्थिति में ये कार्बन आयन स्टेबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जिस कार्बन पर माइनस चार्ज आ रहा है उस कार्बन पर कहीं भी NO2 समूह नहीं लगा हुआ है। आपके सामने ये स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं। चलिए, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आगे की ओर अपना प्रस्थान करेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो अब हम लोग आगे देखते हैं। अभी तक क्या देखा आप लोगों ने, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में, ठीक है ना, कि जो है हेलो एरिन का नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया सामान्यतः नहीं करता है, लेकिन किस स्थिति में वो कर सकता था ये हम लोगों ने देखा। उससे जुड़ा हुआ दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो NCERT का भी क्वेश्चन है और बार बार आता है, उसके बारे में आपको बताया। अब चलिए, दूसरा रिएक्शन जो हेलो एरिन करता है वो करता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और आपको पहले ही बताए थे कि जो हेलो एरिन होता है, जो बेंजीन होता है, वो जाना जाता है अपने इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के कारण, ठीक है ना। बहुत सारा अलग अलग तरह का ये इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया करता है। सामान्यतः न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नाभिक रागी प्रतिस्थापन नहीं करता है, लेकिन ये ज़्यादातर जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक यानी इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया करता है। अब चलिए, इसको समझने से पहले कुछ ऐसा चीज़ है जो हमको समझना पड़ेगा यहाँ पर। वो क्या चीज़ है? एक्टिवेटर, डीएक्टिवेटर, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग क्या होता है, ठीक है। देखिए, एक्टिवेटर क्रियाशील समूह होता है और डीएक्टिवेटर अक्रियाशील समूह होता है। मेरे कहने का मतलब है कि एक्टिवेटर जो है जब बेंजीन के रिंग से जुड़ जाता है, ये बेंजीन है, ठीक है, ये बेंजीन है, ये अपना सामान्य जो है अभी क्रिया कर रहा है, सामान्य दर से कर रहा है, सामान्य रेट से कर रहा है। लेकिन यदि एक्टिवेटर को हम क्या करते हैं, इस बेंजीन पर लगा देते हैं। मान के चलिए यहाँ पर हमने ए को लगा दिया, ए क्या है, यहाँ पर एक्टिवेटर है, क्रियाशील समूह है। तो जैसे ही हमने इस बेंजीन में क्या लगाया, एक्टिवेटर समूह को लगाया, यानी कि अक्रियाशील समूह को लगाया, तो इस बेंजीन का जो रेट है, रिएक्शन का जो दर है, वो क्या होता है, बढ़ जाता है। रिएक्शन का रेट क्या होता है, बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब कि क्रियाशील समूह वो होते हैं जो जब बेंजीन के साथ लगते हैं तो अभिक्रिया को क्या करते हैं, पहले से ज़्यादा तेज कर देते हैं, ठीक है। और अक्रियाशील समूह क्या होता है, डीएक्टिवेटर क्या होता है, ये क्या करता है, धीमा कर देता है, ये तेज कर देता है, ये धीमा कर देता है। मतलब अगर कोई डीएक्टिवेटर है, अक्रियाशील समूह है, वो यदि बेंजीन के साथ लग जाएगा तो बेंजीन के रेट को, रिएक्शन के रेट को क्या कर देगा, वो स्लो कर देगा,
यानी कि धीमा कर देगा। तो इसको कहते हैं डीएक्टिवेटर, इसको कहते हैं एक्टिवेटर। ठीक है, जैसे देख लीजिए एक्टिवेटर का कुछ एग्जाम्पल क्या है, O+ NH2, ठीक है, OH यानी कि हाइड्रोक्सिल समूह, NH2 NR2, ये सब क्या है, एक्टिवेटर है। मतलब ये सब जब बेंजीन के साथ लगेंगे तो बेंजीन का जो रेट है रिएक्शन का वो तेज़ हो जाएगा। और ये सब डीएक्टिवेटर है, NO2, ये साइनाइड, CF3 CCl3, ये सब क्या है, ये सब डीएक्टिवेटर है। यानी ये सब जब बेंजीन के साथ लगेंगे तो बेंजीन के रिएक्शन को क्या कर देंगे, धीमा कर देंगे। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर तभी NO2 आपने लगाया था, बेंजीन में तभी NO2 लगाया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाला में, तो बेंजीन का रेट क्या हो गया था, तेज़ हो गया था, है ना, बेंजीन का रेट तेज़ हो गया था। लेकिन यहाँ पर तो NO2 लगाने पर आप बोल रहे हैं कि धीमा हो जाता है, डीएक्टिवेटर है ये कैसे हो गया। तो इस बात को आप याद रख लीजिएगा कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन यानी इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में जो डीएक्टिवेटर का काम करता है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक्टिवेटर का काम करता है। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर NO2 जो है इलेक्ट्रोफिलिक यानी इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में यहाँ पर NO2 जो है बेंजीन के रेट को स्लो कर देगा, लेकिन वहाँ पर क्या कर देगा, तेज़ कर देगा, एकदम उल्टा होता है। ठीक है, इस बात का एकदम आप माइंड में सेट कर लीजिएगा, ये कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना चाहिए। तो जो भी कन्फ्यूज़न आपको होगा वो कन्फ्यूज़न पहले से मैं लेकर बैठा हुआ हूँ आपको दूर करने के लिए। चलिए, ये चीज़ हो गया आपका, समझ गए आप एक्टिवेटर और डीएक्टिवेटर का मतलब। अब देखिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्या होता है, ऑर्थो पैरा दिशा सूचक समूह क्या होता है। ये वो होता है जो बेंजीन के साथ, मान के चलिए कि एक क्या है, कोई ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग समूह है, ऑर्थो पैरा दिशा सूचक समूह है ना। दिशा सूचक मतलब दिशा दिखाना। तो अगर ये क्या चीज़ है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल को, इलेक्ट्रॉन रागी को बुलाएगा इस बेंजीन के रिंग पर। कहाँ पर बुलाएगा, किस स्थिति पर बुलाएगा, तो वो या तो ऑर्थो पर बुलाएगा और या नहीं तो क्या किस पर बुलाएगा, पैरा पर बुलाएगा। या तो ऑर्थो पर बुलाएगा या तो पैरा पर बुलाएगा। तो आप समझ रहे हैं कि अगर ये क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग समूह है, तो इलेक्ट्रोफाइल को ये बेंजीन या तो ऑर्थो पर बुलाएगा या तो पैरा समूह पर बुलाएगा। तो इस बात को जो है आप याद रख लीजिए। तो इसको करते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। उसके बाद मेटा डायरेक्टिंग क्या होता है, तो यहाँ पर कोई समूह ए लग गया, अगर ये मेटा डायरेक्टिंग समूह है यानी मेटा दिशा सूचक है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ बुलाएगा, वो इस जगह पर बुलाएगा। यानी कि ये कौन सा जगह है, मेटा जगह है, मेटा जगह पर बुलाएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं मेटा दिशा सूचक, उसको कहते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और इसको कहते हैं मेटा डायरेक्टिंग। अब देखिए सामान्यतः क्या होता है, सामान्यतः जो EWG ग्रुप होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला जो समूह होता है वो सामान्यतः डीएक्टिवेटर होता है। ठीक है, अगर कोई ऐसा ग्रुप हो जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है तो वो सामान्यतः क्या होता है, डीएक्टिवेटर होता है। और जो डीएक्टिवेटर होता है वो सामान्यतः मेटा डायरेक्टिंग होता है। याद रख लीजिएगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह है तो वो डीएक्टिवेटर होता है और जो डीएक्टिवेटर होता है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है। ठीक है, दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, अगर कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाला समूह है, तो वो सामान्यतः एक्टिवेटर होता है और जो एक्टिवेटर होता है वो सामान्यतः ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। ठीक है, इस पॉइंट को आप बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको। किस केस में, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के केस में। न्यूक्लियोफिलिक में क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, आपको बताए थे। तो वहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो है एक्टिवेटर हो जाता है। क्या हो जाता है, एक्टिवेटर। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आपने देखा था, NO2 लगाए थे बेंजीन से तो रिएक्शन क्या हो गया था, बढ़ गया था। तो वहाँ उस केस में ये एक्टिवेटर हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाला में। लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक वाला में ये क्या चीज़ है, डीएक्टिवेटर की तरह काम करेगा। तो माइंड में एकदम सेट कर लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह अगर बेंजीन से लग गया है तो वो डीएक्टिवेटर होगा सामान्यतः और मेटा डायरेक्टिंग होगा। और यदि इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह लग गया है तो वो सामान्यतः एक्टिवेटर होगा और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। ठीक है, समझ गए आप। अब देखिए यहाँ पर एक अपवाद है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा कि जो हैलोजन होता है, हैलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और जो आयोडीन होता है, ये कुछ उल्टा काम करता है। ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है ना, अपने माइनस आई इफेक्ट से, माइनस इंडक्टिव प्रभाव से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो इलेक्ट्रॉन को जब खींचता है, EWG ग्रुप है, तो इसको जो है डीएक्टिवेटर होना चाहिए था। तो ये भी क्या है, डीएक्टिवेटर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि ये डीएक्टिवेटर है तो इसको मेटा डायरेक्टिंग होना चाहिए था, लेकिन ये डीएक्टिवेटर होने के बावजूद जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। डीएक्टिवेटर होने के बावजूद ये क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपको याद रखना है।
कि ये एक अपवाद है, आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि जो हैलोजन होता है वो डीएक्टिवेटर होने के बावजूद ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों होता है। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका निकल कर आ सकता है। तो चलिए इस क्वेश्चन का भी डिस्कशन कर लेंगे आगे, और आगे जो है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन को ध्यान से देखेंगे। तो हमको जो लेना देना इस चैप्टर में किससे है, तो इसी से लेना देना है, हैलोजन से ही लेना देना है, ठीक है। क्योंकि हेलो एरिन पढ़ रहे हैं हम लोग, तो उसमें हमको बेंजीन के साथ क्या लगा रहता है, यही फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लगा रहता है। तो हमको यही चीज़ पर ध्यान फोकस करना है कि जो ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, डीएक्टिवेटर है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल को यदि ये बुलाएगा हेलो एरिन, तो ये किस पर बुलाएगा, ये या तो ऑर्थो पर बुलाएगा या तो पैरा पर बुलाएगा, क्योंकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। लेकिन ऐसा क्यों है कि ये डीएक्टिवेटर होने के बावजूद ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, इस बात का जो है आंसर आपको आगे मिलेगा। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आगे बढ़ाते हैं क्लास को। चलिए, जिस क्वेश्चन का आंसर आप खोज रहे थे कि जो हैलोजन ग्रुप है, यहाँ पर देखिए ये बेंजीन है, इसके साथ ये सभी हेलो एरिन है, बेंजीन के साथ एक्स ग्रुप लगा हुआ है, एक्स के जगह पर यहाँ पर फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। तो ये जो हेलो एरिन है ये डीएक्टिवेटर होने के बावजूद क्या होता है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। पहली बात, ये डीएक्टिवेटर क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर जो हैलोजन ग्रुप है ये -I के कारण, -I प्रभाव ये लगाता है। -I प्रभाव क्या होता है, -I प्रभाव का मतलब है कि ये जो हैलोजन है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किससे, कार्बन से, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से। तो कार्बन से ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है हैलोजन, इसीलिए ये क्या चीज़ हो गया, डीएक्टिवेटर हो गया। इलेक्ट्रॉन खींचने वाला डीएक्टिवेटर, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला EWG ग्रुप जो है वो क्या होता है, डीएक्टिवेटर होता है। ये समझ में आ गया। लेकिन डीएक्टिवेटर है, लेकिन फिर भी ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों है, इस बात को समझिए। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन होने वाला है, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करता है, ये माइनस चार्ज पर अटैक करता है। जैसे न्यूक्लियोफाइल माइनस चार्ज है तो ये किस पर अटैक करता है, प्लस चार्ज पर। उसी तरह इलेक्ट्रोफाइल प्लस चार्ज है तो ये किस पर अटैक करता है, माइनस चार्ज पर। मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पर अटैक करेगा जहाँ पर इसको माइनस चार्ज दिखेगा, जहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन दिखेगा। तो देखिए हेलो एरिन का यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, अनुनाद संरचना बनाया है। तो यहाँ पर देखिए, आप देखिए कि माइनस चार्ज आपको कहाँ कहाँ दिख रहा है, आपको माइनस चार्ज यहाँ दिखा, आपको माइनस चार्ज यहाँ दिखा, आपको माइनस चार्ज यहाँ दिखा। यानी देखिए ये कौन सा जगह है, ये आपको ऑर्थो जगह है, ये कौन सा जगह है, पैरा जगह है, ये कौन सा जगह है, ऑर्थो जगह है। मेरे कहने का मतलब है कि हर एक जगह आप यहाँ पर देख रहे हैं कि माइनस चार्ज या तो ऑर्थो पर आ रहा है या तो पैरा पर आ रहा है, मेटा पर कहीं भी नहीं आ रहा है। और यही कारण है कि ये इलेक्ट्रोफाइल माइनस को देखकर अटैक करता है, तो ये कहाँ करेगा, या तो ऑर्थो पर करेगा या तो पैरा पर करेगा। समझ गए आप लोग। इसीलिए जो ग्रुप जुड़ेगा वो या तो ऑर्थो पर जुड़ेगा या तो पैरा पर जुड़ेगा। क्लियर है, समझ में बात आ गई। इसीलिए ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो आपको जब ऐसा क्वेश्चन बोलेगा तो आप ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देंगे और उसके बाद बोलेंगे क्योंकि माइनस चार्ज सिर्फ या तो ऑर्थो पर आ रहा है या तो सिर्फ पैरा पर आ रहा है, इसीलिए आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन रागी है, वो या तो सिर्फ ऑर्थो पर जुड़ेगा या तो सिर्फ पैरा पर जुड़ेगा। इसीलिए ये जो आपको हेलो एरिन होता है, ये क्या चीज़ होता है, मतलब ये जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है, ये जो क्या होता है, ये डीएक्टिवेटर होने के बावजूद ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपका जो है ये आंसर जो है हो गया। ठीक है, अब चलिए, अब हम यहां से शुरू करते हैं रिएक्शंस के बारे में। अब यहाँ से हम शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में। अभी तक बेसिक आपको बताया इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में कि कौन कौन सा सारा रिएक्शन होता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को यदि हम देखते हैं तो आपको क्या पता चलेगा, ये 5 तरह का रिएक्शन होता है, 4 तरह का खास करके। इसमें आपको जो है हैलोजिनेशन दिखेगा। हैलोजिनेशन का मतलब क्या होता है, हैलोजनन। क्या होता है, हैलोजनन होता है। दूसरा आपको क्या दिखेगा, हैलोजिनेशन के साथ आप इसके बाद आपको दिखेगा नाइट्रेशन। नाइट्रेशन, नाइट्रेशन मतलब नाइट्रोकरण। ठीक है, इसमें आपको सल्फोनेशन दिखेगा। सल्फोनेशन याद रखिएगा, ये सब रिएक्शन हर एक जगह होता है, ये सब रिएक्शन हर एक जगह जो है आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। सल्फोनेशन का मतलब क्या होता है, आपको सल्फोनेशन, ठीक है। उसी तरह आपको जो है हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन,
ये 3 हो गया। उसके बाद एक होता है आपको फ्रीडल क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट आपको रिएक्शन होता है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया ये होता है, ठीक है। तो ये जितने भी रिएक्शन हैं ये सभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। हैलोजिनेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल के रूप में क्या आपको होगा, हैलोजन होगा, इलेक्ट्रोफाइल के रूप में यहाँ पर आपको हैलोजन एटम होगा। नाइट्रेशन का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल के रूप में आपको NO2 होगा। सल्फोनेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल के रूप में आपको कौन होगा, सल्फोनेशन होगा, मतलब ये होगा, ठीक है, SO3H होगा, ठीक है। उसी तरह फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में जो है यहाँ पर भी 2 तरह का होता है, ठीक है, एक होता है एसाइलेशन और एक होता है अल्काइलेशन, एसाइलेशन और एल्काइलेशन। तो चलिए सबके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे, बिल्कुल आसानी से पढ़ेंगे ताकि आपको जो है समझ में आ जाए, कोई धड़पड़ी नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, हैलोजिनेशन की। किसकी बात करेंगे हम, हैलोजिनेशन की बात करेंगे। तो हैलोजिनेशन में क्या होगा, आपका कोई हैलो एरिन है, ठीक है, कोई ये आपका हैलो एरिन है, मान के चलिए यहाँ पर इस X के जगह पर हम किसी को भी ले सकते हैं, इसमें कोई जो है डॉट वाली बात नहीं है। चलिए यहाँ पर हम क्लोरीन को लेते हैं। अब इसका रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, Cl2 के साथ कराएंगे, क्योंकि यही Cl2 इलेक्ट्रोफाइल बनकर इस पर जुड़ने के लिए जाएगा। तो किसके उपस्थिति में ये रिएक्शन होगा, तो ये होगा आपको एनहाइड्राइड AlCl3 के रूप में, AlCl3 के रूप में। आप बोलेंगे कि AlCl3 ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये लेविस बेस का काम करता है और लेविस बेस होने के कारण ये इलेक्ट्रोफाइल बनाने में मदद करता है। किस चीज़ में मदद करता है, इलेक्ट्रोफाइल बनाने में मदद करता है, ठीक है। हाँ, AlCl3 या अच्छा रहेगा आप यहाँ पर FeCl3 ले लेंगे, तो ये ज़्यादा अच्छा लेविस बेस आपके लिए होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ से क्या हो जाएगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो बिल्कुल ही आसान तरीक़ा से आप समझ सकते हैं। ये जो होता है ये कैसा होता है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, यानी जो प्रोडक्ट आपका बनेगा वो इस तरह से बनेगा। क्लोरीन तो यहाँ पर है ही, या तो ऐसा प्रोडक्ट बनेगा और या नहीं तो कैसा प्रोडक्ट बनेगा, एक बार ऑर्थो पर और एक बार पैरा पर। ये जो है दोनों तरह का पोजीशन जो है, 2 तरह का प्रोडक्ट आपको मिलेगा, ठीक है। इसको हम क्या चीज़ बोलेंगे, इसका नाम क्या बोलेंगे, 1 नंबर 2 नंबर, इसको बोलेंगे हम 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन, इसका नाम होता है। इसको क्या बोलेंगे हम, 1 नंबर पे है 4 नंबर पे, 1 2 3 4, इसको बोलेंगे 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब इस दोनों में से किसका मात्रा ज़्यादा बनेगा, तो ये भी ध्यान रखने वाला बात है कि यहाँ पर जो है ये ज़्यादा बनेगा और यहाँ पर जो है ये माइनर होगा, ये कम बनेगा। इसका परसेंटेज ज़्यादा होगा, इसका परसेंटेज कम होगा। क्यों इसका परसेंटेज कम होगा, इसका कारण क्या हो सकता है, पता लगाइए। इसका कारण ये है कि ये Cl जो है, जो क्लोरीन है, ये इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला समूह है। तो इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला जब समूह है तो यहाँ पर क्या होगा कि ये क्लोरीन इस क्लोरीन के जितने पास में रहेगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्योंकि दूरी से भी निर्भर करता है, और जितना दूर में रहेगा उतना कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा, उतना कम अनस्टेबल करेगा इसको। तो कहने का मतलब है कि आपका ये भी हो गया और आपका ये भी हो गया, तो आपका जो है ये मेजर प्रोडक्ट। तो हैलोजिनेशन का मतलब समझ गए क्या होता है, FeCl3 की उपस्थिति में हैलोजन का या तो ऑर्थो या तो पैरा समूह पर जुड़ जाना, इसको क्या कहते हैं हम लोग, हैलोजिनेशन कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं आगे, हैलोजिनेशन हो गया हमारा, आगे पढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग नाइट्रेशन को। तो नाइट्रेशन में मैंने आपको बताया था NO2 समूह आकर लगेगा। कौन समूह, NO2, नाइट्रो समूह आकर लगता है, इसलिए इसको नाइट्रेशन कहते हैं। तो किसकी उपस्थिति में, HNO3 नाइट्रिक एसिड की उपस्थिति में, या नहीं तो कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 यानी सांद्रित H2SO4 की उपस्थिति में ये रिएक्शन होगा। तो आप यहाँ से क्या पाएंगे, क्या देखेंगे कि यहाँ पर तो आपका क्लोरीन होगा ही, ये नाइट्रो समूह एक बार यहाँ पर लग जाएगा, प्लस एक और प्रोडक्ट बनेगा, इस तरह से एक और प्रोडक्ट बनेगा। तो ये कहाँ पर लग जाएगा आपका, यहाँ पर क्लोरीन है और यहाँ पर क्या लग जाएगा, NO2 लग जाएगा, ठीक है। ये 2 प्रोडक्ट बनेगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2, इसका नाम हो जाएगा आपको, देखिए एक पे नाइट्रो है, एक पे क्लोरो है और दूसरे नंबर पे क्या है, नाइट्रो है। तो इसका नाम आप क्या रखेंगे, 1 पे रखेंगे क्लोरो और 2 नंबर पे रखेंगे क्या चीज़, नाइट्रो, अब बेंजीन रखेंगे। उसी तरह इसका क्या रखेंगे, 1 नंबर 4 नंबर, इसका रखेंगे 1 पे आप क्लोरो और 4 नंबर पे आप क्या रखेंगे, नाइट्रो, आप बेंजीन रखेंगे।
अब कौन ज़्यादा मात्रा में बनेगा, तो कौन ज़्यादा मात्रा में बनेगा, तो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि इस केस में ये जो है कम मात्रा में बनेगा और ये जो है ज़्यादा मात्रा में बनेगा, ये जो है ज़्यादा मात्रा में बनेगा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि ये जो NO2 समूह है ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह है। आपको बताए थे डीएक्टिवेटर है, तो खींचने वाला समूह जितना ज़्यादा दूर रहे उतना ज़्यादा अच्छा है, और देने वाला समूह जितना ज़्यादा नज़दीक रहे उतना ज़्यादा अच्छा है। तो ये खींचने वाला समूह है, यहाँ पर है, तो ये हमारा जो है मेजर हो जाएगा, ये माइनर हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है, नाइट्रेशन है। क्या है, नाइट्रेशन। अब चलिए तीसरे नंबर में हम देखते हैं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, ठीक है। सल्फोनेशन में क्या लगेगा आपका, SO3H ये लगेगा, ये ग्रुप लग जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम ले लेते हैं क्या चीज़, हमारे पास है ये क्लोरोबेंजीन, और इसका रिएक्शन हम, क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन हम करा रहे हैं कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ, कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ। इसको क्या कर रहे हैं, हम गर्म कर रहे हैं। तो हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, एकदम गौर रखिएगा। यहाँ पर क्लोरीन है तो SO3H या तो एक बार ऑर्थो पर आएगा, ठीक है, और या तो एक बार कहाँ आएगा, पैरा पर आएगा। बिल्कुल आसान है, एकदम कुछ नहीं, हलवा है, हलवा, हलवा खाते हैं ना आप लोग, वही है। तो SO3H एक बार ऑर्थो पर आएगा, एक बार जो है इस पर आएगा, पैरा पर आएगा। नाम रखिएगा तो क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 2 नंबर पे, आपको 2 नंबर पे हो जाएगा क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूनिक एसिड। क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूनिक एसिड, इसका हो जाएगा 4 नंबर पे क्लोरोबेंजीन, 2 नंबर पे क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूनिक एसिड, और इसका हो जाएगा 4 पे क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूनिक एसिड, क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूनिक एसिड, ठीक है। यहाँ पर आपका जो ये है, ये यहाँ पर माइनर है, कम मात्रा में बनेगा, और ये जो है आपका ज़्यादा मात्रा में बनेगा, ठीक है। ये कम मात्रा में बनेगा और वो जो है ज़्यादा मात्रा में बनेगा। तो ये आपका हो गया सल्फोनेशन। क्या पढ़ा दिया मैंने, सल्फोनेशन भी यहाँ पर हो गया। अब आपका बचा है क्या चीज़, आपका बचा है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो इसको भी देखते हैं, चलिए आगे। चलिए, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया जो होता है, मैंने बताया कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया जो होता है वो 2 तरह का होता है। ये एक एल्काइलेशन है और एक होता है एसाइलेशन। क्या होता है, एसाइलेशन होता है। एल्काइलेशन और एसाइलेशन। एल्काइलेशन में क्या होता है, देखिए ये आपका क्लोरोबेंजीन है, इसका रिएक्शन क्या हो रहा है, मिथाइल क्लोराइड के साथ, ठीक है ना। किसी भी एल्काइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन होगा तो इसमें क्या होगा कि जो एल्काइल ग्रुप होता है, जो एल्काइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रोफाइल बनकर इस बेंजीन पर जाकर लग जाएगा, एक बार ऑर्थो पर और एक बार पैरा पर, ठीक है। तो हमारा ये प्रोडक्ट बन गया 1-क्लोरो-2 मिथाइल बेंजीन, कम मात्रा में ये बनेगा, और 1-क्लोरो-4 मिथाइल बेंजीन, ये ज़्यादा मात्रा में बनेगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो ये अल्काइल ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप उठकर जो है बेंजीन पर लग रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं एल्काइलेशन। अब दूसरे केस में ये क्लोरोबेंजीन है, ये एसिड क्लोराइड है। क्या चीज़ है, एक तरफ मिथाइल कार्बन डबल बॉन्ड O और इधर जो है कोई भी हैलोजन ग्रुप हो सकता है, तो इसको एसिड क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है ना। एसिड हैलाइड उसको बोला जाता है, ठीक है। ये होता है R कार्बन डबल बॉन्ड और इधर X, यहाँ पर कोई भी मिथाइल ग्रुप हो सकता है और यहाँ पर कोई भी हैलोजन ग्रुप हो सकता है, उसके आधार पर उसका नाम होता है। तो यहाँ पर ये जो है आपको ये है एसिड क्लोराइड, ठीक है, एसिड क्लोराइड है। तो एनहाइड्रल AlCl3 की उपस्थिति में क्या होगा कि ये जो ग्रुप है आपका, ये ग्रुप, ये उठकर इलेक्ट्रोफाइल का काम ये कर रहा है, ये उठकर क्या होगा, कहाँ पर लग जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा, एक बार ऑर्थो पर और एक बार पैरा पर। आपका प्रोडक्ट हो जाएगा 2-क्लोरोएसीटोफिनोन, इसको बोलते हैं एसीटोफिनोन। तो 2-क्लोरोएसीटोफिनोन ये कम मात्रा में बनेगा और 4-क्लोरोएसीटोफिनोन ज़्यादा मात्रा में बनेगा। क्लियर, आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल की तरह ये काम करता है और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल की तरह ये काम करता है। तो ये जब जाकर लगेगा तो एल्काइलेशन, और ये जब जाकर लगेगा तो एसाइलेशन, ठीक है। तो एसाइलेशन का और भी तरीका होता है, एक तरीका एसिड क्लोराइड से पूरा होता है, ठीक है। ये समझ में आ गया। चलिए अब आगे की बात हम करते हैं, आगे का जो रिएक्शन है उसको देखते हैं। तो यहाँ तक आपका बात हो गया। तो चलिए अब हम देखने वाले हैं तीसरा नंबर का रिएक्शन हैलोइडिन का, वो है रिएक्शन विथ मेटल, यानी कि धातु से अभिक्रिया। तो अभी तक
आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में बता दिया गया हेलोइरिन का, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में बता दिया गया हेलोइरिन का, और अंत में हम देख रहे हैं रिएक्शन विथ मेटल यानी धातु के साथ अभिक्रिया। तो देखिए धातु के साथ अभिक्रिया में दो खास तरह का रिएक्शन होता है, एक होता है वुर्ज फिटिंग रिएक्शन और एक होता है फिटिंग अभिक्रिया। वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया, ये इसमें क्या है कि एक हेलोइरिन लिया जाता है और एक एल्काइल हैलाइड लिया जाता है और सोडियम की उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब रिएक्शन कराया जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, एक मिथाइल अल्काइल बेंजीन यहाँ पर बनता है। क्या होता है, एक अल्काइल बेंजीन बनता है, ठीक है, और साथ में NaX बनता है। अल्काइल बेंजीन कहने का मतलब ये बेंजीन है और यहाँ पर जो है आपका कोई भी अल्काइल ग्रुप लग सकता है, CH3 लग सकता है, C2H5 लग सकता है और प्लस यहाँ पर NaCl लग सकता है, NaBr लिख सकता है ना, जो हम ले रहे हैं यहाँ पर उस बात पर निर्भर है, ठीक है। चलिए ये हो गया वुर्ज फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन क्या होता है कि यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, हेलोएरिन ले रहे हैं, 2 मोल हेलोएरिन लेंगे और 2 मोल सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे ड्राई ईथर की उपस्थिति में, ठीक है। देख लीजिए सिर्फ ये यहाँ पर नहीं लिया जा रहा है, बाकी वही चीज़ है, ठीक है, वो दोनों है ही लेकिन 2 मोल में है। तो जब 2 मोल में ले रहे हैं ड्राई ईथर की उपस्थिति में तो यहाँ पर क्या होगा कि बेंजीन जो है ये NaX 2 मोल NaX बनेगा, ये दोनों अलग होके, और यहाँ पर ये है और एक और बेंजीन जो है, क्योंकि 2 मोल है ये, 2 गो ये बेंजीन हेलोएरिन है तो 2 गो यहाँ पर ये दोनों आपस में जुड़कर डाइफिनाइल बना लेगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं डाइफिनाइल। और ये है आपका फिटिंग अभिक्रिया और ये है वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया क्यों, तो याद कीजिए इससे पहले वुर्ज रिएक्शन पढ़ाए थे, वुर्ज अभिक्रिया उसी से मिलता जुलता अभिक्रिया है कि नहीं है, ठीक है। तो इसको वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया और इसको फिटिंग अभिक्रिया, तो ये 2 तरह का अभिक्रिया होता है जो हेलोएरिन धातु के साथ करता है। तो चलिए ये पूरा का पूरा चैप्टर एल्काइल हैलाइड और हेलोइरिन खत्म हो गया। आज का क्लास आपका लंबा रहा लेकिन मुझे विश्वास है कि आपके पेशेंस के साथ पूरा वीडियो देखे होंगे, हर एक बातों को समझे होंगे। अब इस पर आधारित जो मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लगभग 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मैं इस पर देने जा रहा हूं और एक भी क्वेश्चन उससे बाहर होने का कोई भी चांस नहीं है। 100% नहीं, 500% इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव मैं आपके लिए जो तैयार कर रहा हूं उससे बाहर क्वेश्चन आने की कोई संभावना ही नहीं है। सारा का सारा क्वेश्चन उसी ऑब्जेक्टिव से आएगा। सब्जेक्टिव के बारे में भी आपको पूरा डिटेल में बताया गया है, एक भी चीज़ नहीं छोड़ा गया है। क्रैश कोर्स भले ही है लेकिन हर एक डिटेल में आपको बताया गया है। आज मेरा लक्ष्य था कि मैं इस चैप्टर को खत्म करूं तो ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया। फिर हम आगे चैप्टर आगे की ओर चलेंगे। इसका नोट्स आपको भेज दिया गया है, अगला नोट्स भी आपको भेज दिया जाएगा। चलिए थैंक यू, आप लोग इतनी देर तक हमारे साथ जुड़े रहे और अंत तक जो है हमारे साथ क्लास में जुड़े रहे। चलिए तो फिर से मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।